अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रूक सहेल गोइंदी। मैं मिली-जुली बातें करूंगा। लॉकडाउन, रमज़ान का महीना तुर्की में, कोरोना के ख़िलाफ़ तुर्क हुकूमत की स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान में कोरोना और ये जो तुर्क ड्रामा है इसका भी जिक्र करूंगा। आज मैंने तस्वीर देखी ईद से दूसरे दिन के लाहौर की नहर पे हज़ारों, शायद लाख के ज़्यादा करीब बच्चे नहा रहे थे। इसी तरह ईद रात को, चांद रात को लोगों ने शॉपिंग की। हुकूमत ने भी कोरोना को, लॉकडाउन को तोड़ा और लोगों ने भी लॉकडाउन का हशर उड़ा दिया। यानी कि हम एक तरफ तो रियासत की रिट टूट रही है और बिखर गई है, दूसरी तरफ समाज बिखर रहा है। और मेरी तो पूरी किताब है बिखरते समाज पे, ऐसे 5-6 साल पहले लिखी थी। तो हमारी रियासत का फेलियर भी है और समाज का फेलियर भी है। यहाँ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा जो टर्की के हवाले से हैं। मैं 18 मार्च को तुर्की आ गया था, चूँकि मेरी बेगम साहबा को बड़ा कॉन्शियस थी कि पाकिस्तान में ये लॉकडाउन नहीं होगा, अगर होगा तो उसकी सही कंडीशंस नहीं होंगी। आप और फ़ारूक तारक जो मेरे कामरेड हैं, दोनों ही बड़े मुतहरिक हैं, रोज़ 50-50, 100-100 लोगों से मीटिंग करते हैं। और वही हुआ। मेरे दोस्त फ़ारूक तारक साहब को आज 14 दिन हो गए हैं कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ते हुए। वो एक कमरे में सेल्फ आइसोलेशन में हैं, ख़ुद तन्हाई में हैं। और कई दोस्त मेरे इंतकाल कर गए। मुबारक चाचा एक फ़ोटोग्राफ़र है, क्योंकि पता तो नहीं चलता कि कोरोना से मरा है। वही चूँकि जिसके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती, ज़रा सी डायबिटिक हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हो, तो ये ऐसी वायरस है कि घुसती है और इंसान को उड़ा के रख देती है। और ऐसे कई और लोगों का इंतकाल हुआ है। आज ही एतजाज़ हसन साहब के भाई जनाब डॉक्टर एजाज़ हसन साहब का इंतकाल हुआ, जो इमरान खान साहब के फर्स्ट नेबर हैं, दीवार के साथ दीवार है उनकी। तो और भी मेरे कई जानने वाले इस दुनिया से चले गए। और तो लगता तो ऐसे है कि हार्ट अटैक हुआ, लेकिन टेस्ट चूँकि है ही नहीं है। तो तुर्की हम आए थे 18 मार्च को। एयरपोर्ट बड़ी सख्ती थी और हम पूरी तैयारी करके आए थे। डी इन्फेक्शंस के लिए हमारे पास स्प्रे थे और वो जो भी अल्कोहल वगैरह चीज़ें थी, वो सारा कुछ था हमारे पास। यहाँ आकर मैंने देखा कि लॉकडाउन इतना ताकतवर था। रियासत की रिट देखने वाली मैंने मार्शल में भी देखी है और अब जमहूरियत में भी देखी है। रियासतें इसको कहते हैं। ड्रामों से आप 800 साल पुराना तुर्की दिखा रहे हैं, खान साहब आज का तुर्की दिखा दें। इतनी ताकतवर रियासत है कि बंदा हैरान हो जाता है और लोग भी ओबे करते हैं। यानी कि लॉकडाउन जब हुआ यहाँ पर, 2.5 महीने से लॉकडाउन है, तो इसमें 2-3 स्ट्रैटेजी हैं। एक तो लॉकडाउन के दौरान 20 साल तक बच्चा बाहर नहीं जा सकता और 65 साल से बड़ा, और बहुत बड़ा फ़ाइन है, यानी कि 30-40 हज़ार रुपये से तक का फ़ाइन है। और फिर इन्होंने किया कि 78% सिटीज़ जो से हैं पूरे तुर्की, यानी कि पॉपुलेशन 80% आबादी बड़ी शहर जो है, जैसे बुरसा है, इस्तांबुल है, अनकरा है, इज़मीर है, ये सील कर दिए हुए हैं। कोई शख्स बाहर नहीं आ जा सकता। फिर इसके दौरान यहाँ पर मैं बात करूँगा, जैसे जहाज़ का क्रैश हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ उस दिन कि हमारे मार्शल अभी तक लगे हुए हैं, यूँ नहीं है तो यूँ हैं, रिज़ाइन कर देते ना। मैं आपको बताता हूँ, तुर्की में तकरीबन 1 महीना पहले तुर्क वज़ीर दाखिला ने शाम को ये ऐलान कर दिया, कैबिनेट का फैसला था कि तुर्की के तकरीबन सारे शहरों में, 80% शहरों में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, बड़े बड़े शहरों में। तो लोग पैनिक हुए, अपने बच्चों के दूध, खुराक, अपने लिए चीज़ें लेने के लिए निकले कि 2-3 दिन का कर्फ्यू होगा, हर सैटरडे से मंडे तक का। तो जो 3-4 घंटे पैनिक हुआ ना, तो वो उसमें एक बंदा भी हलाक नहीं हुआ। तो वज़ीर दाखिला साहब रिज़ाइन कर गए। क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है? जहाज़ क्रैश हुआ, हमने रिज़ाइन किया। और उसके बाद में अब आता हूँ, और हुकूमत यहाँ पर जो लोगों को सहूलियात दे रही है कोरोना के दौरान, वो पाकिस्तान भी दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? हम एटम बम बना सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते अवाम की खिदमत के लिए? तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, दूसरी मैं आपको बताता हूँ कि अब पिछले आज चौथा दिन है, यानी ईद से तीसरा दिन है। ईद से एक दिन पहले कर्फ्यू था, और कर्फ्यू का मतलब कर्फ्यू है। मैंने जनरल कनान एवरन के मार्शल लॉ में 1983 में आया था, मैंने वो मार्शल लॉ भी देखा है। वो मेरी किताब में जिक्र आएगा, वो उस मार्शल लॉ कैसा मार्शल लॉ होता है, हमारे वो उस मार्शल लॉ का भी तसव्वुर नहीं है। रियासत में यहाँ पर पुलिस बहुत ताकतवर है और पुलिस की रिट भी है, रियासत की रिट भी है। यहाँ पर मैंने देखा कि कैसे चेक होता है। मैं चेक हूँ, हर दुकान के बाहर नहीं जा सकते अगर आपके पास मास्क नहीं है। और जब ये अभी कर्फ्यू लगा, तो मैं जिस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, इसका एक कोर्ट यार्ड है जिसके अंदर
6-7 बच्चे खेल रहे थे, कल की बात है, पुलिस आई, उन्होंने कहा बच्चे इस कोर्ट यार्ड में भी नहीं खेल सकते, गली में नहीं, ये भी कानूनन जुर्म है, आप घरों में रखें बच्चों को। तो ये है रियासत। और अब इन्होंने कल तक ये कर्फ्यू चलना है, बड़ा सख्त कर्फ्यू, 1-1 लाख रुपया फाइन होता है। और ये समझना जी तुर्की के लोग बड़े अमीर हैं, ये आपकी भूल है। 3-3 नौकरियां करके गुजारा करते हैं, सारी कौम क्रेडिट कार्डों पर चलती है, यहाँ पर अमरीकियों से भी ज़्यादा 20-20 बेचारों के पास क्रेडिट कार्ड होते हैं। ये समझना जी वहाँ पर कोई दूध की नहरें चल पड़ी हैं, वो जन्नत के पत्ते नावल पढ़ के लोग समझ जी पता नहीं क्या जन्नत बन गई है। एक सरमायादार मुल्क है, जैसे कैपिटलिज्म होता है, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है, वैसी है। लोग जो मेहनत करता है उसको मिलता है, और जितना मिलता है वो बड़ी मेहनत से मिलता है, ये लोगों की भूल है। तो ये अब इन्होंने क्या करना है, आज वज़ीर हुकूमत ने ऐलान किया कि हम कल से जब कर्फ्यू खत्म होगा तो उसके बाद लॉकडाउन फिर जारी रहेगा। पाकिस्तान की तरह नहीं है, चांद रात को शॉपिंगें हो रही हैं, नहर में बच्चे नहा रहे हैं, एक तरफ हुकूमत कानून शिकनी कर रही है, दूसरी तरफ अवाम कानून शिकनी कर रही है। ये जिम्मेदारी होती है रियासत की, दानिश्वरों की, सियासतदानों की, पार्लियामेंट की, सहाफ़ियों की, अदीबों की, लिखारियों की, कि वो लोगों की रहनुमाई करें। हम लोगों को गुमराह करने पर चले हैं। हम एक ड्रामे से तुर्की के मदा हुए हैं, और ये ड्रामा भी इस जदीद तुर्की की प्रोडक्शन है। तुर्की तरक्की ना करता तो ये ड्रामा बना सकता? ये 800 साल पुराने एक वाक़े, एक शख्स के कैरेक्टर पर अफसानवी ड्रामा इन्होंने बना दिया, और हम उसमें नशत सानियाँ ढूंढ रहे हैं। इन्होंने तो कोई नशत सानियाँ नहीं ढूंढी। और इसी में से हम कह रहे हैं जी 2023 में ऐसे ऐसे मैं दानिश्वरों को देख रहा हूँ कि जी सल्तनत उस्मानिया बहाल होनी है। अगर सल्तनत उस्मानिया बहाल होनी है, मुझे एक बयान सुना दें सदर रजब तैयब अर्दोआन का कि मैं 2023 में सल्तनत उस्मानिया बहाल करने जा रहा हूँ जी। मुआहदा लौज़ैन ख़त्म हो जाना है, और तेल के कुएँ शुरू हो जाएंगे, और समंदर से जहाज़ आने शुरू हो जाएंगे, और 40 मुमलिक तुर्की के कब्ज़े में आ जाएंगे। कभी ऐसे भी हुआ है? अच्छा जी, अगर हो भी जाए तो तुहाडा की होएगा, साडा की होएगा? 22 करोड़ की किस्मत बदल जाएगी। ये सब ख्वाब में रहने की बातें हैं। लोगों को गुमराह कर रहा है कोई, मैं समझता हूँ वो जहन गुमराह कर रहा है कि हमारी ताकत अब इतनी नहीं है कि ये जो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर वो मेरा हमसाया मुल्क, उसका इतना असर है। मेरे कई दोस्तों के अकाउंट बंद हुए हैं कि उसने उस हमसाया मुल्क के लोगों पर होने वाले जुल्म की दास्तानें सुनाई हैं। ये हमारी ताकत है, और हम कहते हैं इसको इतना शेयर करो कि कुफार के दिल हिल जाए, जिनकी ये फेसबुक है, जिनका ये यूट्यूब है। तो उस पड़ोसी मुल्क के अंदर होने वाले जुल्म पर हम जब आवाज़ बुलंद करते हैं ना यहाँ, तो हमारी आवाज़ बंद कर दी जाती है। ये हमारी ताकत है। तो तुर्कों से क्या सीखना है? तुर्क आज में रहते हैं, उन्होंने तालीम से सीखा है। ये रियासत क्या है? यहाँ पर ईद की कोई नमाज नहीं हुई, जैसे रोज़ों में कोई तरावी नहीं हुई, और कोई अजान तो हुई है, नमाज की इजाज़त नहीं है। और यहाँ चांद रातें मैंने 1983 से कई ईदें देखी हैं, कोई चांद पर लड़ाई नहीं होती हमारी तरह कि उलमाए कराम लड़ पड़े आपस में, ऐसी नहीं है। यहाँ भी वजारत दीनियात है, चांद देखा जाता है, तुर्की अपना फैसला करता है, लोग ईद मनाते हैं, और एक वक्त में पूरे तुर्की में ईद की नमाज होती है। रूटीन में भी जब मैंने नमाज़ें पढ़ी हुई हैं ईद की, जब ईद मैंने इस साल तो नहीं हो सकी, कि सुबह 6 बजे अजान होती है, ईद की नमाज होती है पूरे तुर्की में एक वक्त में। यह है तुर्की। चूँकि मसाजिद हुकूमत की हैं, इमाम हुकूमत के हैं, मुअज्जिन अजान नहीं दे सकता अगर वो खुश अलहानी का कोर्स ना किया हो, और मुअज्जिन वही होता है जिसकी इजाज़त होती है। तो ये है आशिक रसूल कौम, ऐसी होती है आशिक इस्लाम। इसलिए आपको अच्छे हाजी मिलते हैं। क्यों? मुहज़्ज़ब कौम है। और हम ये जो उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करने चले हैं, उम्मत मुस्लिमा में 22 करोड़ पाकिस्तानी महकूम, मजबूर, गरीब मुसलमान नहीं है उसमें शामिल। 25-30% बनता है उम्मत मुसलमान का। मैं वो एंकर नहीं हूँ जिसको एंकरी करके उसकी तनख्वाह मिलती है, ना ही मैं वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ कि मुझे पैसे आते हैं, ना ही मैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ कि हमें अच्छी तकरीर का मुआवजा मिलता है। जनाब, हम अवाम की फ़िक्र रखने वाले लोग हैं। मुझे अपने पाकिस्तान में उम्मत मुसलमान के 22 करोड़ों की फ़िक्र है कि हम गुमराह किए जा रहे हैं, हम फ़िक्री तौर पर, जहनी तौर पर गुमराह किए जा रहे हैं। खान साहब, मेरी आपको एक तजवीज़ है, आप जो ये ड्रामे से बड़े मुतासर हैं, तो ये ड्रामा तो इस टर्की की प्रोडक्शन है जो तरक्की कर गया, जो हेलीकॉप्टर बनाता है दुनिया का जदीद। 2.5-3 अरब डॉलर का मैंने अभी वो एक रसाले में मजमून लिखा था, अल हलाल, जो आर्मी वालों का है, उसमें पढ़ लीजिएगा। हमने तुर्की की सबसे बड़ी जो डील हुई है अपनी तारीख की, तुर्की की तारीख की दिफा में, वो पाकिस्तान के साथ हेलीकॉप्टर हमने लिए हैं।
ये घोड़े तो नहीं बना के पेश कर रहे हमें, क्या हम हेलीकॉप्टर नहीं बना सकते? तो मैं जो कहना चाहता हूं, आज का तुर्की दिखा दो, आप कैमरे लगा दो ना, आप इस्तांबुल दिखाओ, आप अनकरा दिखाओ, आप अंतालिया दिखाओ, साहले समुद्र दिखाओ, वो मुल्क जो 36 अरब डॉलर टूरिज्म से कमाता है, उसने पूरा मुल्क बंद कर दिया हुआ है। और आपको एक खबर देने लगा हूं, टर्किश एयरलाइन ने फैसला किया कि हम किन किन ममालिक से अपनी फ़्लाइट्स बहाल करेंगे। पाकिस्तान उसमें कहीं इन्होंने शामिल किया, उसके बाद निकाल दिया, चूँकि ट्रस्ट नहीं है कि वहाँ पर तो टेस्ट ही सही नहीं हो रहे, और जो हो रहे हैं वो भी सही नहीं है, और रेशो ही बड़ी थोड़ी है टेस्ट की। कह रहे हैं जी 800 मरे, अल्लाह करे एक पाकिस्तानी ना मरे। तो पाकिस्तान की फ़्लाइट्स टर्किश एयरलाइन ने नहीं बहाल करनी, जो मुल्कों की बहाल की उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि आज का तुर्की है क्या? आज की तुर्की एक नेशन स्टेट है और नेशनलिस्ट स्टेट है। ये कौम, ये रियासत अपनी कौम के मफादात देखती है, लेकिन कानून की बड़ी पासदारी है। हमारी पुलिस की तरह नहीं, डंडे वाली पुलिस है, और बड़ी वेल इक्विप्ड और वेल पावर्ड। इतनी ताकतवर पुलिस मैंने इस्लामी दुनिया में कहीं नहीं देखी, जमहूरियत के बावजूद, चूंकि कानून का एहतराम करवाना इनको आता है। दूसरा, सदर तैयब अर्दोआन बड़ी अच्छी किरत करते हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, बड़े शानदार मुसलमान हैं, लेकिन मज़हब के नाम पर वोट नहीं ले सकते। हाँ जी, मज़हब के नाम पर कोई सियासी जमात नहीं बन सकती, कोई जहाद की तंजीमें नहीं बना सकता। तुर्क फ़ौज जहाद करती है। मैं भी मुतासर हुआ था 74 में, टीनेजर था, स्कूल में पढ़ता था, जब बुलंद एजवत ने जुलाई 1974 में एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर किया साइप्रस को, और 16वीं सदी के बाद वाहद फतह है इस्लामी तारीख में कि किसी इस्लामी मुल्क ने अपना हिस्सा वापस ले लिया। उस वज़ीर आज़म का मैं मदा हुआ और उनका दोस्त हुआ, और इतना शानदार दोस्त हुआ कि पूरे तुर्क जानते हैं, और तुर्की के सबसे ईमानदार वज़ीर आज़म हुए हैं बुलंद एजवत 4 दफ़ा। सदर तैयब अर्दोआन भी उनको झुक्को सलाम करते हैं उनके नाम को। तो हम जो ड्रामों से निश्चित सानियाँ ढूंढने चले हैं, क्या हम आज की तुर्की से भी निश्चित सानियाँ कर लेंगे? अपनी कौम की निश्चित सानियाँ कर लें। अब खान साहब सख्त लॉकडाउन करें, कर्फ्यू लगाएं, अपनी कौम की रहनुमाई करें। आपने कुछ तो किया नहीं है, यही कर दें कम से कम। और ये जो कहना कि लोग लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो रहे हैं और ये हो रहा है, दुरुस्त है, तो आप किस लिए हैं? आप 30,000 रुपया, हमारी ये तजवीज़ थी और मुतालबा है, आप उन बेरोजगारों को 30,000 रुपया दें। आपको इमदाद आ रही है पूरी दुनिया से, आप सऊदी अरब से भी लेते हैं, मलेशिया से भी लेते हैं, तुर्की से भी लेते हैं, IMF से भी लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से भी लेते हैं। आप लेने के तो एक्सपर्ट हैं, तो ले लेना। आप एक बड़ी कौम है, कोई छोटी कौम के लीडर नहीं है, पाकिस्तान के लीडर हैं आप, एक बहुत ताकतवर कौम है। तो इस कौम का अब बचाना है आपने, आप पर जिम्मेदारी है, तकरीरों से नहीं, ये आप दुआओं से नहीं कौम को बदल सकते। दुआएं भी अमल के बाद होती हैं, दुआओं का असर भी तब होता है अगर आपने अमल किया हो, आज खुद नहीं होता। तो आप ये तवाहम परस्ती छोड़ दें खान साहब, और लोगों को गुमराही से बचाएं। हमारा मीडिया, हमारा एंकर, हमारे मोटिवेशन स्पीकर, हमारे अदीब, दानश्वर, शायर, ये तारीख़ में ना रहा करें। और अब आपने, पहले तो अपनी तारीख़ के घरों में रहते थे, अब लोगों की तारीख़ के अंदर जाके रहने लगे। तारीख़ सबक के लिए है। मैं अर्तुगरुल को मैंने बचपन से पढ़ा हुआ है, मैं अर्तुगरुल सारे गाजियों को जानता हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज के तुर्की से क्यों नहीं सीखते, आज के चीन से क्यों नहीं सीखते? हमें आगे तकरीर सुनाते हैं 70 करोड़ लोग पॉवर्टी से ऊपर हो गए। मेरे लिए नई बातें नहीं है खान साहब, आपके लिए नहीं है। तो आज पाकिस्तान जो 2-3 हफ्ते लॉकडाउन जिसको हुकूमत ने और आवाम ने मिलकर तोड़ा, मुझे दुख हुआ बच्चों को नहर में नहाते हुए। इसके खौफनाक नताइज बरामद हो सकते हैं 2-3 हफ्तों में, जो दुनिया के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कह रहे हैं। खुदारा कौम को बचा लें, खुदारा कौम को बचा लें। कौम की गुमराही की क़यादत कर रहे हैं हम सब लोग, दानश्वर, मीडिया, एंकर, एंकरियाँ, प्रोग्राम हिट करने के लिए कहते हैं। एक ख्वाब में आ गया ये पाकिस्तान में कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ये एक तो ख्वाबों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। ख्वाबों से निकलें, दिन की दुनिया में रहें, आज की दुनिया में रहें। ख्वाब आते हैं, पूरी दुनिया में ख्वाब आते हैं, पाकिस्तानियों को नहीं आते। तो अपनी किस्मत ख्वाबों से नहीं, अमल से बदलें। दुआएं मांगें अमल के बाद। तुर्की का मैंने आपको बताया कि अब कल से लॉकडाउन जब ख़त्म होगा, कर्फ्यू, तो उसके बाद फिर वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि सख्त लॉकडाउन होगा। कोई बंदा 20 साल तक बाहर नहीं आएगा, कोई 65 साल से ज़्यादा नहीं आएगा, और जो आता है उसको हज़ारों रुपए का फ़ाइन होता है। यही बातें मैंने आज आपसे शेयर करनी थी। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।